नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धातु एवं अधातु टॉपिक की इस दूसरी वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया। इससे पहले हम पार्ट 1 के अंदर जो पहली वीडियो थी इस टॉपिक की, उसके अंदर हमने धातु अधातु के भौतिक गुणधर्म और एनोडीकरण के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। और जो भी साथी नए हैं वो उस वीडियो को भी देख के आएँ। तो आज हम पढ़ेंगे धातु की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से कई बार इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला तो ये है कि भाई जब धातु जो है धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न कई बार फैक्ट वाले जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके अंदर ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि धातु जब जल से क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड व कौन सी गैस देते हैं। तो याद रखें, धातु जब जल के साथ क्रिया करते हैं कि धातु की जब जल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो उस धातु का ऑक्साइड बनता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस जो है उसका भी निर्माण होता है। तो पहला इफेक्ट आज का हमें जो याद करना है कि धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, कि धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस देता है। धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस देता है। अब हम अलग अलग प्रकार के जल के साथ धातु की क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कि ठंडे जल से अभिक्रिया की बात करें कि भाई ठंडे जल से कौन कौन से धातु होते हैं जो क्रिया करते हैं, कि ठंडे जल से क्रिया करने वाले धातु। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ठंडे जल से क्रिया करने वाले धातु कौन कौन से होते हैं। तो ठंडे जल से क्रिया करने वाले धातुओं की अगर हम बात करें तो ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाले धातुओं में एक आता है सोडियम और एक आता है पोटेशियम। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न सीधे ही पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करती है। तो याद रखें कि ठंडे जल से क्रिया करने वाली धातु, ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली धातु एक सोडियम होती है और एक पोटेशियम होती है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है। और याद रखें कि ये अभिक्रियाएं तेज होती है और ये ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि जिस प्रक्रम के अंदर ऊष्मा का अवशोषण हो। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे जल से क्रिया करते हैं और ये क्रियाएं तेज होती है और ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। इसके बाद में है गर्म जल से विक्रिया। अगर हम गर्म जल से विक्रिया की बात करें तो गर्म जल से विक्रिया करने वाली धातु में एक ही धातु है मैग्नीशियम। ठीक है, कि गर्म जल से क्रिया करने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, कि मैग्नीशियम धातु जो है वो ठंडे जल से क्रिया नहीं करती। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले आपसे कि भाई ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया नहीं करती लेकिन गर्म जल से क्रिया करती है, तो उदाहरण याद रखना मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया नहीं करती परंतु गर्म जल के साथ क्रिया करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब धातु जल के साथ क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब उस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होते हैं ये मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, कि अगर ठंडा जल होगा तो ठंडे जल के अंदर जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होंगे वो मैग्नीशियम धातु की सतह से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, और यह भी उसके साथ साथ तैरना क्या कर देंगे? प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए मैग्नीशियम ठंडे जल से विक्रिया न करके गर्म जल से विक्रिया करता है। इसके बाद में है कि ऐसे धातु जो जल से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते। ऐसे धातु जो जल से बिल्कुल भी विक्रिया नहीं करते तो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड। ये चार ऐसी धातु है जो जल के साथ क्रिया नहीं करती। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ऐसी चार धातुएं हैं जो जल से क्रिया नहीं करती।
तो आज का अपना टॉपिक था कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके उस धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अब हम 3 प्रकार की प्रक्रिया पढ़ते हैं कि ठंडे जल से विक्रिया करने वाली धातु सोडियम व पोटेशियम। ठंडे जल से क्रिया करने वाली धातु कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। गर्म जल से विक्रिया करने वाली धातु है मैग्नीशियम, कि गर्म जल से क्रिया करने वाली धातु मैग्नीशियम है। और जो बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया न करे उसमें एक लेड है, एक कॉपर है, एक सिल्वर है और एक गोल्ड होती है। इस प्रकार हमने धातु की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया। तो आप बड़ा बड़ा याद रखें कि भाई धातु जब भी जल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। उसके बाद याद रखें कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु सोडियम है और पोटेशियम है। गर्म जल से क्रिया करने वाली धातु मैग्नीशियम होती है और जल से बिल्कुल भी विक्रिया न करने वाली धातु लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। धातु जो होते हैं वो तनु अम्ल से क्रिया करते हैं और क्रिया करके लवण भी बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो भी अम्ल से क्रिया करने के बाद में लवण बनाता है और उस लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो प्रश्न पूछ लिया अगर आपसे कि धातु जो है वो अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस देता है, तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। कि धातु जो है वो अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब नोट में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस नहीं होती। यानी याद रखें कि हमने ऊपर यही पढ़ा कि भाई धातु अगर अम्ल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन अगर धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि HNO3 जो होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। HNO3 क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो अभी हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि धातुओं की अम्लों से विक्रिया। तो धातु अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। धातु के अंदर अगर हम बात करें तो धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया तो करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता, क्योंकि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो अभी हमने बेसिकली जो चीज़ें पढ़ी है एक बार फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं कि धातु जल से क्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठंडे जल से क्रिया करने वाली धातु सोडियम पोटेशियम है। गर्म जल से क्रिया करने वाली धातु मैग्नीशियम है। और जो जल से बिल्कुल भी विक्रिया न करे तो ऐसी धातु की अगर हम बात करें तो इसमें लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अगर हम धातुओं की अम्लों से क्रिया की बात करें तो धातु जो है वो अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाए तो कौन सी गैस बनेगी? तो देखो धातु कौन सी है? जिंक धातु। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और नोट में आपको ये चीज़ याद रखना है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है लेकिन हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता। कि अगर कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता, क्योंकि HNO3 जो है वो स्वयं एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसके बाद में आता है एक्वा रेजिया क्या है। एक्वा रेजिया जो है वो रॉयल जल का लैटिन शब्द है। रॉयल जल का लैटिन शब्द क्या होता है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। बस ये अनुपात याद रखना कि 3:1 के अनुपात में 3:1 के अंदर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग होंगे, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का इसके अंदर ताज़ा मिश्रण होता है। याद रखें 3:1। 3 भाग तो होते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, 1 भाग होता है HNO3 का। इन दोनों को मिलाकर एक ताज़ा मिश्रण बनता है। इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, बस गड़बड़ यही करवाता है वो कि ये जो अनुपात है इसको चेंज कर देता है। 3:1 दे देगा और फिर पूछेगा कि भाई 3 बताओ HNO3 है या HCl है। तो याद रखना
3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। और ये इतना पावरफुल मिश्रण होता है कि ये सोने को भी गला सकता है। ये जो मिश्रण है ये गोल्ड को भी गला सकता है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ये गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को गलाने में क्या होता है, समर्थ होता है। तो एक्वा क्या है, रॉयल जल का लैटिन शब्द है। 3:1 के अंदर 3:1 में 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, इन दोनों से जो मिलकर मिश्रण बनता है उसे एक्वा कहते हैं। कि एक्वा 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। और ये इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड को भी गला सकता है। ठीक है, और यह गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। मेनली आपको याद इतना रखना है कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है। और इन दोनों से मिलकर जो ताज़ा मिश्रण बनता है उसे एक्वा कहते हैं। और ये इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड को भी गला सकता है। ये कहता है कि भाई गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है कौन, एक्वा। नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। ये याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं इसी पर डिपेंड होती है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे, देखिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसी क्रम में ये याद रहना चाहिए कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो याद रखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड की सबसे कम क्रियाशीलता होती है, इसीलिए तो सोना जल्दी से खराब नहीं होता। सोना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। उसका कारण ये है कि जो गोल्ड है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है और ये जल्दी से जल से या अम्लों से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो कई बार कोई समीकरण ऐसी लिखी होती है जहाँ पे मान जो है वो चेंज होगा या नहीं, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है। जैसे हम एक समीकरण का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने समीकरण लिखा Zn प्लस CuSO4 बन गया ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, कि Zn ने Cu को अपने स्थान से हटा दिया और SO4 के साथ खुद आ गया। ऐसा पॉसिबल है क्या, तो देखते हैं भाई कि Zn ज़्यादा क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है। कि Zn जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है, Cu जो है वो कम क्रियाशील है। तो सिंपल सी बात है, जो पावरफुल है वो कमज़ोर को क्या कर सकता है, हटा सकता है। अच्छा, अगर मैं इसी समीकरण को ऐसे लिख दूँ Cu प्लस ZnSO4 और बना दूँ CuSO4 प्लस Zn। अब देखो ये Cu Zn को हटा देगा क्या, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस समीकरण के अंदर जो Cu है ये इस Zn को इसके स्थान से हटा नहीं सकता, क्योंकि Cu से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, Zn। कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को उसके स्थान से हटा नहीं सकता, इसीलिए ये समीकरण पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं उनके लिए हमें ये सक्रियता श्रेणी याद होना बहुत ज़रूरी है। क्रम याद रखें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील कौन सी धातु होती है, गोल्ड होती है। और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, पोटेशियम होती है। चलिए, अभी LDC एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से ये प्रश्न आया था भाई। LDC का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर प्रश्न क्या आया था कि खाद्य डिब्बों को टीन से लेपित किया जाता है, न कि जिंक से।
कि भाई खाने के जो डिब्बे हैं वो टिन के क्यों बनाए जाते हैं, जिंक के क्यों नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, जिंक टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। जिंक टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जिंक की जो क्रियाशीलता है वो टिन से ज़्यादा होती है। जिंक का गलनांक टिन की तुलना में अधिक है, ये गलत है। जिंक टिन की तुलना में कम क्रियाशील है ना, अधिक होगा भाई, गलत है ये। जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है, ये कोई रीज़न ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगर हमें ये ऊपर वाली सक्रियता श्रेणी पता है तो हमें अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। प्रश्न है कि भाई जो खाने वाले डिब्बे हैं वो टिन का लेप उन पर क्यों किया जाता है, जिंक का क्यों नहीं किया जाता। तो सिंपल सा कारण है कि जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा क्रियाशील है, कि अगर आप जिंक के डिब्बे बनाओगे तो वो खाने से जो खाद्य पदार्थ है उससे तेज़ी से क्रिया कर लेंगे, इसीलिए उनको जिंक का न बनाकर टिन धातु का बनाया जाता है। तो अब हम तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर हीलियम 2 नंबर पे होता है। ठीक है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो के कोश में आ जाएंगे केवल 2। ठीक है, लिथियम 3 नंबर पे होता है, तो के में 2 आएंगे, 1 एल में आ जाएगा। बेरिलियम 4 नंबर पे होता है, 2 के कोश में, 2 एल में। बोरोन 5 नंबर पे होता है, 2 के में, एल में 3। कार्बन 6 नंबर पे होता है, तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4। नाइट्रोजन 7 पे होता है, के कोश में 2, एल में 5। ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, के में 2, एल कोश में 6। फ्लोरीन 9 पे होता है, के में 2, एल में 7। नियोन 10 पे होता है, के 2, एल कोश में 8। ठीक है, के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 8। अब सोडियम पढ़ते हैं। सोडियम 11 नंबर पे होता है, इम्पोर्टेंट है इसका भी परीक्षा में। सोडियम 11 नंबर पे होता है, के कोश में 2, एल में 8, एम में 1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2 8 1। मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पे, तो 2 8 2। एल्यूमिनियम होता है 13 नंबर पे, 2 8 3। ठीक है, पोटेशियम होता है 14 पे, 2 8 और 4। कैल्शियम होता है 20 पे, 2 8 8 2। ठीक है, फास्फोरस की कैल्शियम 20 नंबर पे था, 2 8 8 2। पोटेशियम 19 नंबर पे होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8 8 1। ठीक है, अब हम फास्फोरस की बात करेंगे। फास्फोरस होता है 15 नंबर पे, फास्फोरस 15 नंबर पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8 7। सल्फर 16 पे होता है, 2 8 6। क्लोरीन 17 पे होता है, 2 8 7। आर्गन का 2 8 और 8 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए आपको परमाणु संख्या पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, जितनी परमाणु संख्या होगी उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो के कोश में आता है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के कोश में 2 आ जाएंगे। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 और 1 3। बेरिलियम की 4 होती है, तो 2 और 2 4। बोरोन 5 नंबर पे होता है, तो 2 और 3। कार्बन की बात करें तो 6 नंबर पे होता है, 2 और 4। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 नंबर पे होता है, 2 5। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 नंबर पे होता है, 2 और 6। फ्लोरीन 9 नंबर पे होता है, 2 और 7। नियोन 10 नंबर पे होता है, 2 और 8। सोडियम की बात करें तो 11 नंबर पे होता है, 2 8 1।
मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है 282, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे होता है 283, पोटेशियम 19 पे होता है तो 2881। इसके बाद में कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 20 पे होता है 2882, फास्फोरस 15 होता है इसका परमाणु क्रमांक 287, सल्फर 16 पे होता है 286, क्लोरीन 17 पे होता है 287 और आर्गन 18 पे होता है 288। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करते हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता, पर फिर भी हमारे बेसिक नॉलेज के लिए हमें पता होना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक यौगिक। परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है? तो कहता है कि भाई धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, कि प्लस और माइनस जो आयन होती हैं उनके बीच में जो मजबूत आकर्षण बल होता है उसके कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस भी होते हैं और थोड़े कठोर भी होते हैं। सामान्यतः भंगुर होते हैं। सामान्यतः आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, और दाब डालते हैं तो दाब डालने पर ये टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कि आयनिक यौगिकों पर अगर हम दाब डालेंगे तो वो टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, दूसरा है गलनांक व क्वथनांक। कि आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक जो है वो बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसका कारण क्या है? कि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि इनके मध्य जो मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल बनता है उसको तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता। फिर आता है घुलनशीलता। कि जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे जो विलायक होते हैं उनमें ये क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। कि जो आयनिक यौगिक है वो जल में तो घुलनशील होते हैं, परंतु केरोसिन और पेट्रोल जैसे जो विलायक होते हैं उनमें अविलेय होते हैं। फिर आता है लास्ट विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जो है वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इसका कारण क्या है? कि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले जो आयन हैं उनके मध्य स्थिर जो विद्युत आकर्षण बल है वो ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है? कमज़ोर पड़ जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं और ये विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आयनिक यौगिकों की अगर हम बात करें तो आयनिक यौगिकों की प्रकृति के अंदर पहला गुण है भौतिक प्रवृत्ति, मतलब ये थोड़े ठोस एवं कठोर होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो भंगुर भी होते हैं। थोड़ा सा दाब डालोगे तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है गलनांक एवं क्वथनांक। इम्पोर्टेंट है ये। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका कारण ये है कि इनके मध्य मजबूत जो अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। फिर आता है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, परंतु केरोसिन और पेट्रोल जैसे जो विलायक हैं उनके अंदर ये अविलेय होते हैं। और आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता की बात करें तो गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। इसका कारण ये है कि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले जो आयन हैं उनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो है वो ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने धातु एवं अधातु से रिलेटिव कुछ और जो फैक्ट थे वो पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम धातु एवं धातु का निष्कर्षण और भर्जन, निस्थापन और मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।